वेलकम गाइस, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग, एमबीबीएस फ्रॉम एस मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइस, आज हमारा टॉपिक है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? इन्हें हम एड्रेनर्जिक ड्रग भी कहते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे गाइस हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, जब हम स्टार्टिंग में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम में पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, जिन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते थे। क्या कहते थे? कोलिनर्जिक ड्रग्स भी कहते थे। सेम एज इट इज यहां पे है सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, या फिर हम इन्हें बोलेंगे एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे। क्लियर? सेम वहां से यहां रिलेट कर रहे हैं। वहां क्या था? पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, जिन्हें हम कोलिनर्जिक ड्रग्स कहते थे। यहां पे क्या है? सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या है? सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स, जिन्हें हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती थी? कंसेप्ट से चलते हैं। देखो, कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या कर रही थी? वहां पे एसिटाइलकोलिन के सिक्रीशन को बढ़ा रही थी। मतलब जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम में जो न्यूरोट्रांसमीटर था मेन, वो क्या था? एसिटाइलकोलिन। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स एसिटाइलकोलिन को बढ़ाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम में जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं या जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, वो क्या करेंगी? जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन या फिर एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या फिर जो एपिनेफ्रिन है, उसके सिक्रीशन या उसके एक्शन को बढ़ाएंगी। तो समझ में आ गया कि सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या हैं, कैसे रिलेट कर रही हैं, जो पहले हमने पढ़ा वहां से कैसे रिलेशन है इनका। तो ये सारी चीजें हमें बेसिक में पता होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इनके यूजेस के बारे में कि सिम्पैथोमाइमेटिक या फिर जिन्हें एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, एंड इनके क्लिनिकल जो फाइंडिंग्स हैं, क्लिनिकल यूज कैसे लेते हैं हम, वो सारी हम यहां पर इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि सिम्पैथोमाइमेटिक या फिर जिन्हें एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहते हैं, वो क्या होती हैं? ड्रग दैट मिमिक इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। मतलब वो ड्रग जो सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करे। अब सिंपैथेटिक सिस्टम को कैसे स्टिमुलेट करेंगे? बाय स्टिमुलेटिंग द रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर? एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होते हैं, एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनको स्टिमुलेट करके। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स मतलब जैसे अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अब वो उनको स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होएगा? अब अल्फा बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे तो गाइस जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉरएड्रेनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन या फिर एपिनेफ्रिन जो भी हम बोलते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। उनका एक्शन को बढ़ावा मिलेगा अगर ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यहां पर ज्यादा एक्टिवेट होंगे। गाइस होता क्या है? ये सिनेप्स है हमारा। सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है? ये सिनेप्स है, यहां पर रिसेप्टर्स हैं। ये कौन से रिसेप्टर है? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, आपको पता है। अब यहां पर नॉरएड्रेनालिन है या नॉरएपिनेफ्रिन जो भी है, वो न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां आएगा सिनेप्स में और इनकी बाइंड होएगा। ठीक है, ये यहां पर बाइंड होगा और ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे एंड देन एक्शन जनरेट होएगा। समझ में आएगा? तो अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन का एक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। क्लियर? तो समझ में आ गया सिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम क्या करती है। सिम्पैथोमाइमेटिक सिस्टम सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, सिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करती है, या फिर हम बोल सकते हैं नॉरएपिनेफ्रिन के फंक्शन या एपिनेफ्रिन के फंक्शन को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, या फिर हम बोल सकते हैं अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है। ठीक है, समझ में आ गया? ये सारी कंसेप्ट हमें आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स हैं, अब जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स या फिर हम इन्हें सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं, सिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कह सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या है? पहला किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर। उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कैटेकोलमीन हो गया एंड नॉन कैटेकोलमीन हो गया। क्या होता है इनमें डिफरेंस, वो हम बताएंगे थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे? डायरेक्ट एक्टिंग। ऐसी ड्रग जो डायरेक्ट रिसेप्टर पे वर्क करे। अब रिसेप्टर कौन से हो गए? ये सिनेप्स था। ठीक है, यहां पे क्या थे? अल्फा रिसेप्टर थे, बीटा रिसेप्टर थे। जो ड्रग जो डायरेक्ट अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर पे वर्क करे और उनको एक्टिवेट कर दे, उनको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्टिंग। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्टिंग। क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्ट एक्टिंग समझ में आएगा, डायरेक्ट रिसेप्टर पे वर्क करेगा। इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब ये रिसेप्टर पे वर्क नहीं करते, ये रिसेप्टर पे वर्क नहीं करते, ये और कहीं वर्क करेंगे और अल्टीमेटली नॉरएड्रेनालिन के जो एक्शन है उसको बढ़ा देंगे। मिक्स्ड मतलब होता है जो रिसेप्टर पे भी वर्क करेंगे और कुछ और जगह भी वर्क करेंगे और एड्रेनालिन के फंक्शन को बढ़ा देंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द थेरेप्यूटिक यूज के बेसिस पे भी उनका क्लासिफिकेशन है, वो सब हम देखेंगे। तो ये ओवरऑल ओवरव्यू है क्लासिफिकेशन का, कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट,
अब गाइज हमने बताया अभी यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल स्ट्रक्चर कैटेकोलमिन्स एंड नॉन कैटेकोलमिन्स। अब गाइज कैटेकोलमिन्स क्या होते हैं? कैटेकोलमिन्स वो सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स होती हैं, वो एड्रेनर्जिक ड्रग्स जो कैटेकोल न्यूक्लियस रखते हैं। कैटेकोल न्यूक्लियस एक ऐसा बेंजीन सा न्यूक्लियस होता है, एक स्ट्रक्चर होती है, अगर वो उस कंपाउंड के अंदर है तो उन्हें हम बोलेंगे कैटेकोलमिन्स। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे? कैटेकोलमिन्स। जैसे एड्रेनलिन हो गया, नोर एड्रेनलिन हो गया, या फिर आइसोप्रेनलिन हो गया। क्लियर? अब नॉन कैटेकोलमिन्स क्या होते हैं? जिनके अंदर जो कैटेकोल न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, लैक कैटेकोल न्यूक्लियस, जैसे टायरेमिन हो गया, एफिड्रिन हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब गाइस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने बताया डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग जो क्या होता है हमने बताया, जो डायरेक्टली वर्क करे एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे, उन्हें हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स दे एक्ट बाय रिलीजिंग नोर एड्रेनलिन फ्रॉम एड्रेनर्जिक नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो ये और कहीं जाके वर्क करेंगे एंड नोर एड्रेनलिन के जो सिक्रीशन है या एक्टिविटी है उसको अल्टीमेटली बढ़ा देंगे। क्लियर? ये डायरेक्ट रिसेप्टर पे वर्क नहीं करते। क्लियर? मिक्स्ड एक्टिंग मतलब दे एक्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये एक बेसिक है, ये हमने आता है, हमने पढ़ लिया। क्लियर? नेक्स्ट, अब डायरेक्ट एक्टिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट मतलब रिसेप्टर पे जाके वर्क करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं डायरेक्ट। क्लियर? तो डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक या एड्रेनर्जिक ड्रग्स में आता है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन। क्लियर? अब गाइस एड्रेनलिन देखो, ये रिसेप्टर, ये सिनेप्स था। ठीक है, यहां पर नोर एपिनेफ्रिन या फिर यहां पर एपिनेफ्रिन है, ये एपिनेफ्रिन हुआ, ये सिनेप्स में आएगा एपिनेफ्रिन, और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड होएगा। ठीक है, ये रिसेप्टर पे बाइंड हो गया एंड देन एक्शन हो जाएगा, देन एक्शन शो हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है डायरेक्ट एक्शन। तो एपिनेफ्रिन डायरेक्ट रिसेप्टर पे वर्क करेगा। और कौन कौन से रिसेप्टर पे वर्क करता है एपिनेफ्रिन? अल्फा 1, बीटा 1 एंड बीटा 2। अल्फा 1 पे करेगा, बीटा 1 पे करेगा एंड बीटा 2 पे करेगा। ठीक, अब गाइज बीटा 1 रिसेप्टर कहां पाए जाते हैं? हमने बताया था ट्रिक, पिछले वीडियोस में ट्रिक बताई थी, हरी किशन मतलब हार्ट में पाया जाता है और किडनी में पाया जाता है बीटा 1 रिसेप्टर। क्लियर? तो हार्ट के अंदर ये क्या करेगा? जो कार्डियक अरेस्ट होता है उसको प्रिवेंट करने में काम आता है। जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन होता है, उसको अच्छा करता है। कार्डियक स्टिमुलेटर होता है, ये कार्डियक जो सिस्टम है, जो हार्ट है, उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो मोर पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेटर होता है अल्फा 1 जो बीटा 1 है, वो बीटा 1 के रिसेप्टर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। जब इन बीटा 1 रिसेप्टर पे ये एड्रेनलिन बाइंड होता है तो स्टिमुलेट हो जाता है हार्ट, और ये ड्रग ऑफ चॉइस है कार्डियक अरेस्ट में। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में इंट्रावेनस एपिनेफ्रिन देंगे हम। कौन कितना डायल्यूशन में? 1:10,000। ठीक है, समझ में आएगा? ठीक, नेक्स्ट, एनाफाइलेटिक शोक। शोक मतलब बीपी एकदम कम हो जाता है, बीपी एकदम कम हो जाता है एंड ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो एनाफाइलेटिक शोक में ये काम में आता है एपिनेफ्रिन। कैसे? अल्फा 1 रिसेप्टर है, अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए हम ये एपिनेफ्रिन यहां पर देंगे। क्लियर? एनाफाइलेटिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ड्रग ऑफ चॉइस तो आपको याद रखनी है कार्डियक अरेस्ट में एंड एनाफाइलेटिक शॉक में। ठीक, यहां पर एपिनेफ्रिन का अलग डायल्यूशन होता है 1:1000, वहां कितना था? 1:10,000। तो डायल्यूशन याद रखना है, डायल्यूशन पे भी क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यूज एज लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर टू डिक्रीज ब्लीडिंग। अब गैस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराना पड़ता है, तो अल्फा 1 रिसेप्टर क्या कराता है? अल्फा 1 रिसेप्टर पे जब एड्रेनलिन बाइंड होएगा तो क्या होता है? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अल्फा 1 रिसेप्टर के हमने फंक्शन देखे हुए हैं, आपने याद नहीं है तो वापस पिछली वीडियोस देख लो। ठीक है, ये सारे बेसिक हमने क्या करा हुआ है कि अल्फा रिसेप्टर कहाँ होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, वो पिछली वीडियोस में हमने कराया हुआ है, तो वहां जाके आप देखिए, तभी ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। नेक्स्ट, एपिनेफ्रिन को गाइस हम ग्लोकोमा में यूज करते हैं। ग्लोकोमा, ओपन एंगल ग्लोकोमा में। गाइस ग्लोकोमा क्या होता है, ओपन एंगल ग्लोकोमा क्या होता है, अभी थोड़ा ये नाम याद रख लो, क्योंकि ग्लोकोमा का हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें सब कुछ समझ में आएगा। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ठीक है, उनमें सारे ड्रग्स भी हम एक साथ बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप नोट्स कंप्लीट करने हैं तो हम आप इतना याद रख लो, एपिनेफ्रिन को ओपन एंगल ग्लोकोमा में देते हैं। क्यों देते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा में? क्योंकि जो एक्वियस ह्यूमर होता है, एक्वियस ह्यूमर पता है ना आपको, ये आई है, ये लेंस है। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है? ये जो लिक्विड भरा रहता है उसे एक्वियस ह्यूमर कहते हैं, आई के लेंस इधर के बीच में। क्लियर? तो एक्वियस ह्यूमर जो प्रोडक्शन है उसको ये क्या करता है? डिक्रीज करता है, इसलिए ग्लोकोमा में हम इसे यूज करते हैं। और जो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो है, ये जो वर्डिंग्स है ना, ये आपको ग्लोकोमा के वीडियोस में मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा, वो उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप यहां पर इतना से याद रख लो, ये वर्डिंग्स याद रख लो कि एक्वियस ह्यूमर प्रोडक्शन को कम करता है और यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाता है। क्लियर? नेक्स्ट, डेल्स फिनोमेना क्या होता है? इस पे एक क्वेश्चन आता है कि डेल्स फिनोमेना होता क्या है।
गाइस जब एपिनेफ्रिन को हम हाई कंसंट्रेशन में देते हैं, हमने बेसिक में भी अभी थोड़ी देर पिछली वीडियोस में हमने बताया था, जब एपिनेफ्रिन को या फिर नोरएड्रेनालिन जो भी है, नोरएपिनेफ्रिन जो भी है, एपिनेफ्रिन को जब हाई डोजेज में देंगे ना, हाई डोजेज में, ये सिनेप्स है, यहाँ पर अल्फा रिसेप्टर है, ये बीटा रिसेप्टर है, ये इधर अल्फा 2 रिसेप्टर है। क्लियर? जब हाई कंसंट्रेशन में देते हैं तो अल्फा जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होंगे, अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और जब लो डोजेज होती है एपिनेफ्रिन की तो बीटा 2 रिसेप्टर पे ज्यादा एफिनिटी होती है, बीटा 2 रिसेप्टर पे ज्यादा एफिनिटी होती है नोरएपिनेफ्रिन की या फिर एपिनेफ्रिन की। क्लियर? तो एपिनेफ्रिन जब हायर कंसंट्रेशन में रहता है तो अल्फा रिसेप्टर पे ज्यादा बाइंड होगा और अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा? अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। और जब अल्फा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो अल्फा रिसेप्टर ब्लड वेसल में पाया जाता है एंड वहां पर क्या हो जाता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और बीपी एकदम से बढ़ जाती है, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, एपिनेफ्रिन अगर लो कंसंट्रेशन में है गाइस, लो कंसंट्रेशन में है तो बीटा 2 रिसेप्टर पे पाया जाता है एंड बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, वहां पर बाइंड होता है एपिनेफ्रिन। और बीटा 2 रिसेप्टर आपको पता है ब्लड वेसल में क्या कराता है? वैसो डायलेशन कराता है। वैसो डायलेशन जब होता है तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? इंक्रीज ब्लड प्रेशर भी देखा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर भी देखा। तो हम इसे बोलते हैं बायोफिजिक पैटर्न ऑफ ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया? बायोफिजिक पैटर्न ऑफ ब्लड प्रेशर। क्लियर? ठीक है, ये डेल्स फिनोमेना हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमने बात की एपिनेफ्रिन की। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी बात की। अब हम बात करते हैं नोरएपिनेफ्रिन की, जिसे हम नोरएड्रेनालिन भी बोलते हैं। एपिनेफ्रिन को हम एड्रेनालिन भी बोलते हैं एंड नोरएपिनेफ्रिन को हम नोरएड्रेनालिन भी बोलते हैं। क्लियर? एपिनेफ्रिन कहां वर्क कर रहा था? अल्फा 1, बीटा 1 एंड बीटा 2 पे, लेकिन नोरएपिनेफ्रिन वर्क करेगा अल्फा 1 पे एंड बीटा 1 पे वर्क करेगा, बीटा 2 पे वर्क नहीं करता। तो बीटा 2 पे वर्क नहीं करता तो सिर्फ अल्फा 1 पे वर्क करेगा। ठीक है, तो अल्फा 1 पे वर्क करेगा गाइस, तो इसे हम बोलते हैं पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, बहुत खतरनाक वाला वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर ये होता है जो ब्लड वेसल है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और बीपी बढ़ा देता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब जैसे ही बीटा 1 रिसेप्टर पे ये, बीटा 1 रिसेप्टर पे भी ये वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए हम इसे, और अल्फा 1 पे बीपी बढ़ाता है तो इसे हम शॉक में तो देते हैं, लेकिन कौन कौन सा शॉक? कार्डियोजेनिक शॉक में भी देते हैं, क्योंकि कार्डियोजेनिक मतलब बीटा 1 रिसेप्टर भी प्रेजेंट है तो हार्ट रिलेटेड भी हो गया। ठीक, तो कार्डियोजेनिक एंड वैसोडायलेटरी हम शॉक में, इससे एक ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ क्या है? चॉइस। क्लियर? समझ में आएगा? नेक्स्ट, जो सेप्सिस वाला शॉक होता है ना उसके अंदर। नेक्स्ट है डोपामिन। ठीक है, डोपामिन। अब गाइस डोपामिन क्या करता है? डोपामिन के जो एक्शन है वो वेरी करते हैं। ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन में डोपामिन अपने रूप बदलता है। जब उसे कम पैसे मिलते हैं तो अलग रूप दिखाता है, जब उसे ज्यादा पैसे मिलते हैं तो अलग रूप दिखाता है। एक स्टोरी की फॉर्म में समझते हैं। ठीक है, एक्शन डिपेंड ऑन द डोज। डोज मतलब पैसे। जब ज्यादा डोज होती है तो उसका एक्शन अलग होता है, कम होती है तो अलग होता है। ठीक है, गिवन एज कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन, हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू उसे देते हैं। क्लियर? जब डोपामिन को 0 से 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट उसकी डोज रहती है, मतलब कम जब पैसे रहते हैं, तो डोपामिन अपने रिसेप्टर को ही एक्टिवेट कर देता है, मतलब D1 जो रिसेप्टर है उसको स्टिमुलेट कर देता है। और D1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाता है तो बॉडी के अंदर डायूरेसिस मतलब यूरिनेशन ज्यादा होने लग जाएगा। ठीक है, यूरिनेशन ज्यादा होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि जो रीनल ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाएंगी, और जब रीनल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट करेंगी तो डायूरेसिस हो जाता है। ठीक है, तो ये ड्रग हम कब देंगे? ये जो कंसंट्रेशन हम कब देंगे? जब पेशेंट के अंदर ओलिगोयूरिया हो रहा हो। ओलिगोयूरिया मतलब जब पेशेंट का यूरिनेशन बहुत कम हो रहा हो, बहुत लिटिल अमाउंट में हो रहा हो, तो हम 0 से 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट डोपामिन दे देंगे। और डोपामिन ये वाला जो कंसंट्रेशन है ये D1 को स्टिमुलेट करेगा और डायूरेसिस कर देगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर थोड़े पैसे बढ़ा दिए हमने, मतलब डोज बढ़ा दी, 2 से 10 माइक्रोग्राम कर दी, तो जो डोपामिन है वो थोड़ा हाई फाई हो जाता है, उसमें एटीट्यूड आ जाता है। वो बोलेगा अब D1 को स्टिमुलेट नहीं करूंगा मैं, अब मैं डायरेक्ट बीटा 1 को स्टिमुलेट करूंगा, बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करूंगा। और बीटा 1 रिसेप्टर मैंने बताया था कहां पाया जाता है? हेरिकेशन हार्ट के अंदर पाया जाएगा, हार्ट के अंदर, हार्ट एंड किडनी के अंदर पाया जाता है। तो कार्डियक कंडक्शन को बढ़ा देगा। कार्डियक कंडक्शन जब बढ़ जाएगा, तो कार्डियक कंडक्शन बढ़ेगा तो वो किस में काम आएगा? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। जो एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके अंदर जो कार्डियक कंडक्शन है उसमें एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। तो एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कार्डियक कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? डोपामिन। कितना? 2 से 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट। क्लियर? मैकेनिज्म एक्शन क्या है? बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट, और पैसे आ गए डोपामिन के पास, और डोज बढ़ गई,
ग्रेटर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट दे दिया तो और हवा में आ जाता है, डोपामिन बोलता है अब मैं किसी की नहीं मानूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करूंगा, मेरी औकात बढ़ गई है। तो अल्फा रिसेप्टर को जैसे स्टिमुलेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अल्फा रिसेप्टर क्या करता है गाइस, अल्फा रिसेप्टर ब्लड वेसल में पाया जाता है और अल्फा रिसेप्टर के जैसे डोपामिन बाइंड होएगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन किस में काम आ जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक में काम आएगा। क्लियर। नेक्स्ट अब आता है डोब्यूटामिन। डोब्यूटामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। डोब्यूटामिन गाइस, डोब्यूटामिन क्या होता है, ये बीटा 1 रिसेप्टर और जो बीटा 2 रिसेप्टर है वहां पे वर्क करता है, बीटा 1 एंड बीटा 2, 1 2, डोब्यूटामिन 1 2। क्लियर, ठीक है। तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे वर्क करेगा एंड बीटा 2 पे वर्क करेगा, लेकिन जो एफिनिटी होती है वो बीटा 1 रिसेप्टर पे ज्यादा होती है, बीटा 1 रिसेप्टर पे ज्यादा होती है। लेकिन गाइस एक यहाँ पर एक डिफरेंस होता है, बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है आपको पता है ना, एच के, हरिकिशन मैंने बता रखा है। एच मतलब हार्ट। अब गाइस ये हार्ट में कार्डियक जो कॉन्ट्रेलिटी है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट का वो बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन हार्ट के अंदर ये ऐसे नोड जो होता है एंड एवी नोड होता है उन पे इफेक्ट नहीं डालता। अब गाइस ऐसे नोड क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है, तो ऐसे नोड पे इफेक्ट नहीं डालेगा तो हार्ट रेट में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑन हार्ट रेट। क्लियर। एवी नोड पे भी कोई असर नहीं डालता, तो एवी नोड पे असर नहीं डालता तो कंडक्शन में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, ओनली कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, बीटा 1 रिसेप्टर पे ऐड करता है। क्लियर, क्लियर, समझ में आया। ठीक, तो गाइस इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं आईवी इन्फ्यूजन इन पेशेंट विद एक्यूट हार्ट फेलियर। जो एक्यूट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हैं उनके अंदर हम इसे आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। डोब्यूटामिन, ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आइसोप्रेनिलिन। आइसोप्रेनिलिन गाइस क्या करता है, ये बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर पे वर्क करेगा। क्लियर। और ये अब वो क्या था, वो भी बीटा 1 एंड बीटा 2 पे वर्क कर रहे थे, लेकिन वो एवी नोड एंड एसए नोड पे वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन ये वर्क करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ा दिया, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन तो बढ़ा दिया, मायोकार्डियम मसल है उनका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया। अब एसए नोड पे वर्क करेगा तो हार्ट रेट भी बढ़ा दिया एंड कंडक्शन भी बढ़ा दिया, इसलिए हम इससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो हार्ट फेलियर, जो हार्ट फेलियर था उसमें एक्यूट हार्ट फेलियर में काम आ जाएगा। ठीक है। और साथ साथ में हार्ट रेट बढ़ रही है एंड हार्ट रेट बढ़ रही है, ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया अगर किसी पेशेंट के है तो हम इसे ये दे सकते हैं आइसोप्रेनिलिन, ताकि हार्ट बीट बढ़ जाए। क्लियर। एंड कार्डियोजेनिक शॉक में भी हम इसे यूज में ले सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आइसोप्रेनिलिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोप्रेनिलिन बीटा 1 एंड बीटा 2 पे वर्क करेगा। तो बीटा 1 के फंक्शन तो हमने ये देख लिए, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, एवी कंडक्शन बढ़ा देगा। अब बीटा 2 क्या होता है, ब्लड वेसल के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। अब बीटा 2 कहाँ पाया जाता है, ब्रोंकोडायलेशन, मतलब बीटा 2 हमने बताया था ब्रोंकाई के अंदर भी पाया जाता है, ब्रोंकाई ब्लड वेसल हो गया, ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर पाया जाएगा। और जो ब्रोंकाई का क्या कराता है, डायलेशन कराता है, जो पाथवे है वो एयरवे जो पाथवे है वो चौड़ा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा तो जो ब्रोंकोस्पाज्म है वो हट जाएगा ड्यूरिंग एनेस्थेसिया। क्लियर, समझ में आएगा, एयरवे एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस ये आपका पूरा सिस्टम था, नोर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड आइसोप्रेनिलिन के बारे में हमने देखा कि डायरेक्ट हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, ये सारा हमने यहाँ पे डिफाइन किया। लेकिन डिफरेंस क्या है गाइस, आइसोप्रेनिलिन है, आपका नोर एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, इनका मेजर जो डिफरेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे तीनों को एक चार्ट बना के, तब और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो गाइज ये हमारे कोर्सेज हैं, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी, आप इन्हें ज्वाइन कीजिए, हमारे ऐप पे सब कुछ मिलेगा, बहुत कंसेप्चुअल डीप स्टडी आप करेंगे वहाँ पे। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड नोट्स चाहिए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ हमारे नोट्स हमारे ऐप पर ही मिलते हैं और कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि अपडेट्स टेलीग्राम पे आती हैं, A to Z जो अपडेट्स हैं वीडियो रिलेटेड, कौन से वीडियोस कब आएंगे ये टेलीग्राम पे आएंगे, तो 100% ज्वाइन कीजिए। एंड आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इफ यू वाचिंग ऑन यूट्यूब। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।